हेलो बच्चों, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6 और जो कि ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर। लेक्चर नंबर है ये आपका 6 AC का। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, है ना। तो ट्रांसफार्मर वही है जो आपके गली मोहल्लों में लगा होता है, ठीक है, जिससे लाइट सप्लाई होती है और आपके घरों में आती है 220 वोल्ट की, ठीक है। और वो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होता है सीधे पावर हाउस से होता है ना। आपकी जो एरिया में पावर हाउस होगा उससे कनेक्शन होता है और पावर हाउस से आती है हाई वोल्टेज की लाइट। और इस ट्रांसफार्मर का काम है ट्रांसफॉर्म करना, मतलब बदल देना, चेंज कर देना। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करती है। क्या करती है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देती है। यही ट्रांसफार्मर हमारे गली मोहल्लों के में लगा होता है ना, नगर्स में, है ना। और एक ट्रांसफार्मर और होता है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी बदल देता है। वो हमारे गली मोहल्लों में नहीं लगा होता। तो वो कहाँ पे लगा होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है वहाँ पे ट्रांसफार्मर वो लगाया जाता है। लो वोल्टेज की AC जनरेट की जाती है तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा के उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को चेंज करना, ठीक है ना। हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर अगर उनसे पूछते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या है अगर पूछ लिया तो कहते हैं सर AC को DC में बदलना, है ना। यही बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ये AC को DC में बदलने का काम आता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ये गलत है। ट्रांसफार्मर काम क्या है? वोल्टेज को चेंज करना, है ना। ये ट्रांसफॉर्म करता है क्या? हाई वोल्टेज अगर है, क्या है? हाई वोल्टेज, तो ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में। किस वोल्टेज में? और अगर लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है तो इसे कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज में, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का काम होता है, ठीक है ना। अब कोई अगर आपसे पूछ ले किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसका जो प्रिंसिपल है आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे इसका, है ना। बुक रीड करिए और अपने लैंग्वेज में इसका नोट्स बनाएंगे। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। म्यूचुअल इंडक्शन, इसी फिनोमेना पर ये काम करने वाला क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है या कर सकता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे काम करता है। अब हाई वोल्टेज को जो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, मतलब वो वोल्टेज कम कर रहा है, मतलब डाउन हो रहा है, वोल्टेज डाउन कर रहा है, तो हम कहते हैं इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका नाम ही रख देते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और जो लो से हाई कन्वर्ट कर रहा है, मतलब उसके वोल्टेज को बढ़ा रहा है, अब ऊपर की तरफ ला रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के कितने नेचर हो गए? 2 नेचर। एक स्टेप डाउन नेचर का है और एक स्टेप अप का। तो या कुछ लोग टाइप्स भी कह देते हैं कि ट्रांसफार्मर की ये टाइप्स है, ठीक है। तो टाइप कह दीजिए, 2 नेचर वाला ट्रांसफार्मर कह दीजिए।
लेकिन अगर हम बात करें बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो दो तरह से होते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स अगर बात करेंगे तो वो दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर। एक होता है शेल टाइप, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो टाइप अगर जब भी बात होगी तो आप ये बताओगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर दो तरीके से होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो आपके दो होते हैं, जो हमारे गली मोहल्लों में लगा होता है, या जो हम हाई वोल्टेज को लो या लो को हाई में कन्वर्ट करते हैं, वो कोर टाइप का होता है। और जो छोटे छोटे डिवाइसेस में लगे होते हैं इस तरह से, वो शेल टाइप का होता है। किस टाइप का? सेल टाइप का। शेल का मतलब होता है इसमें दो सेल बने होते हैं। शेल का मतलब एक तरह से प्लेट जैसा होता है अंदर, ठीक है, कुछ वैकेंट रहता है एरिया, स्पेस। तो देखो हम कोर टाइप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। कोर में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर लेकर के एक के ऊपर लैमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक के ऊपर लैमिनेट करते हुए चले जाते हैं। सॉफ्ट आयरन क्या होती है, प्लेट लेते हैं और एक के ऊपर क्या करते हैं हम, हाँ, लैमिनेट कर देंगे। मतलब लैमिनेट का मतलब एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे, है ना। ये कुछ हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, ऐसे कुछ ऐसे, है ना। एक के ऊपर यहाँ पर एक रखा गया है। तो ये आपका देखो एक के ऊपर क्या रखा गया है, कोर रखा गया है, कुछ यूँ इस टाइप का, ऐसा है। ये है प्लेट, एक के ऊपर एक, बीच में भी बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो इस तरफ क्या करते हैं हम, एक तरफ कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर बाउंड करते हैं, ऐसे थिक कॉपर वायर ऐसे बाउंड कर देते हैं, लपेट देंगे। इसमें जो थिक कॉपर वायर रहेगा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, और जो जिधर थिन कॉपर वायर होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। यह है थिन कॉपर वायर, थिन कॉपर वायर। और ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही डायग्राम बनता है, बट ये शेल टाइप का होता है। इसमें हम लोग कोर यूज़ नहीं करेंगे, एक के ऊपर लैमिनेट नहीं करेंगे। तो क्या कैसे बनाएंगे इसको हम, इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका शेल टाइप का ट्रांसफार्मर है। ये आपका शेल टाइप वाला ट्रांसफार्मर है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, है ना। ये है आपका शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें करते क्या है, एक ही शेल पे यहाँ पे जो ये हमारा बीच इधर वैकेंट होता है खाली, इधर भी खाली होता है। इसमें भी इंसुलेटेड कॉपर वायर हम क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं ऐसे, है ना। यहाँ से हम इनपुट देंगे या आउटपुट लेंगे, और इस साइड भी क्या करते हैं हम, यहाँ भी ऐसे वायर बाउंड कर देते हैं, एक और एक इसके ऊपर, वो इधर वायर रहता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, शेल टाइप। तो ये हम लोग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टेबलाइज़र हो गया, है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, उन सब में जो है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, है ना, रिमोट हो गया, उन सब में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज़, उस तरह से छोटा साइज़ बड़ा साइज़ में शेल टाइप ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे मेन सप्लाई देता है वो कौन सा है, कोर टाइप। तो आपके जो सिलेबस में पढ़ना है वो आपका मेन क्या है, कोर टाइप। यही सीखना है और इसी के बारे में जानना है और डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप लोग।
तो ये था ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब ये तो कंस्ट्रक्शन आपने देख ही लिया है। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है। आप इसे लिख सकते हो सॉफ्ट आयरन कोर। ये एक के ऊपर एक करके रखा गया है, लैमिनेटेड करके, है ना। तो अब इसका वर्किंग हमको सीखना है, कैसे ये ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करेगा। तो ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अब इरेज कर रहे हैं, तो चाहे हाई वोल्टेज हो, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा हो, या लो को हाई में कन्वर्ट कर रहा हो, ये दोनों प्रोसेस कैसे हो रहा है, इसका वर्किंग क्या है, कैसे काम कर रहा है ट्रांसफार्मर हमारा, और उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का जो फेनोमेना है, ये क्यों प्रिंसिपल यही बना है ना, ये कैसे एप्लीकेबल है, तो वही हमें समझना है, ठीक है। तो चाहे वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, दोनों के लिए फेनोमेना हमारा क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो हेडिंग रहेगा वर्किंग। क्या रहेगा? वर्किंग। कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्किंग। एग्जाम में यही से पूछता है कि व्हाट इज द ट्रांसफार्मर, राइट इट्स द प्रिंसिपल एंड वर्किंग विथ डायग्राम, सुटेबल डायग्राम, ठीक है। तो वर्किंग में हम एक डायग्राम बनाएंगे, शॉर्ट डायग्राम, किसका? ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका लैमिनेटेड कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक तरफ थिक कॉपर वायर बाउंड किया गया है और एक तरफ थिन कॉपर वायर। तो हमने मान लिया इस साइड जो है थिक कॉपर वायर है, जिसमें टर्न्स क्या है? कम है, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसका मतलब थिन कॉपर वायर इसमें बाउंड किया गया है, थिन कॉपर वायर, ठीक है। तो हम किसी एक को इनपुट देंगे, या तो इसको हम इनपुट देंगे या तो इसको इनपुट देंगे। इनपुट का मतलब एसी सोर्स अप्लाई करेंगे, जहाँ से जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो वोल्टेज कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट पे, ठीक है। अगर हम इसको इनपुट बनाते हैं तो इनपुट तब बनाएंगे जब इसे हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो हमने एक एसी सोर्स से क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया, ये हमारा कोई एसी सोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एसी इनपुट। क्या बन गया? एसी इनपुट। मतलब इसका जो वेव होगा वो वेव कैसा रहेगा? कुछ ऐसा वेव रहेगा, है ना, एसी फॉर्म में आएगा। तो जिस कॉइल को हम इनपुट से कनेक्ट करेंगे, जहाँ से सप्लाई देंगे, उस कॉइल को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं? तो ये आपकी हो गई P फॉर प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये सब बताएंगे बातें वर्किंग में हम, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, आपने एसी सप्लाई दिया है तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एसी ही मिले। तो यहाँ साइड क्या मिलेगा आपको? एसी ही मिलेगा। यहाँ भी क्या मिलेगा? एसी। बट ये अब आपका ये आउटपुट रहा है, मतलब अब आउटपुट मिल रहा है आपको। तो जो आउटपुट से वो कॉइल कनेक्शन है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। कौन सा कॉइल? हाँ, सेकेंडरी कॉइल। इसे सेकेंडरी कॉइल कहेंगे बच्चों हम, ठीक है। तो यहाँ पे एसी इनपुट मिला, वहाँ एसी इनपुट आया, यहाँ एसी आउटपुट हमें मिला, मतलब एसी आया एसी ही मिला। कैसे एसी मिला? अगर हम मान लेते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये लो वोल्टेज है, मान लेते हैं। क्या है ये? लो वोल्टेज है या कोई वोल्टेज है। तो वोल्टेज आपने अप्लाई किया ना, तो वोल्टेज से क्या हुआ? एक एसी आएगा इसमें। तो करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट। मान लो कोई वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तो प्राइमरी में है कितना अप्लाई किया आपने? वोल्टेज अप्लाई किया VP वोल्टेज, ठीक है।
इस वोल्टेज से क्या होगा, इसके बराबर क्या होगी, यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा, बोलो फ्लो करेगा। तो ये क्या है आपका, ये कॉइल हमारा इंडक्टर है एक तरह से, क्या है, इंडक्टर। इसका अपना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। इससे होगा क्या, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, करंट। मान लो एट एनी इंस्टेंट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो इसके सराउंडिंग क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा, चेंजेस होगा। तो मैंने मान लिया कि इसके ईच टर्न में फ्लक्स कितना आ रहा है, 5। इस करंट के आने से भाई करंट क्या करेगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, और करंट इंक्रीज का मतलब इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ जनरेट होगा, है कि नहीं। तो वही सब कहानी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो हमने मान लिया कि ये वीपी वोल्टेज आपने क्या किया है, अप्लाई किया है, और इसके करस्पॉन्डिंग में करंट कुछ है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान लेंगे, एनपी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या मान लेंगे, एनएस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो निकल रही इस साइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के यहाँ से आ जाएगी वापस, कैसे वापस आएगी, क्योंकि ये बाउंड किया गया है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, और इसका रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होता है सॉफ्ट आयरन कोर का। कोर्सिविटी कम होती, परमिबिलिटी हाई होती है। अब परमिबिलिटी हाई होती है, परमिबिलिटी हाई होने के कारण, हाँ मेनली परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी हाई होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर खींचे रखेगी, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लीकेज नहीं कर पाएगा। तो लीकेज नहीं कर पाएगा ऐसा पॉसिबल है, कुछ न कुछ तो लॉस होना ही होना है। बट हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है ना, हम आइडियल केस के मान चलते हैं कि यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ से मान लो कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो क्या ये फील्ड लाइंस यहाँ तक पहुँचेंगी, बिल्कुल पहुँचेंगी। इस कोर के सहारे यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए ये यहाँ आ जाएंगी वापस, बोलो आ जाएंगी ना। तो जितनी भी फील्ड लाइंस है यहाँ से होते हुए वापस यहाँ आ जाएंगी, मतलब इस छोर पे पहुँच जाएंगी, है कि नहीं। कोई भी फील्ड लाइंस यहाँ से लीकेज नहीं होगा, हम आइडियल मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो जितना फ्लक्स इससे पास करेगा उतना ही फ्लक्स इससे पास होगा। तो इसमें फ्लक्स में चेंजेस होने से, देखो इसमें फ्लक्स चेंज होने से इसमें भी फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है। तो जब एक में फ्लक्स चेंज हुआ दूसरे में अपने आप चेंज हो जा रहा है, तो इसमें क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब वोल्टेज जनरेट होगा। तो करंट इसमें फ्लो किया, इसमें प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी में जनरेट हुआ, मतलब ये दूसरे से क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। तो इसी को होते हैं लोग म्यूचुअल इंडक्शन। तो काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे, बोलो कर रहा है ना। तो इससे करंट इसमें फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड बनी, फ्लक्स चेंजेस हुआ, उस फ्लक्स के चेंजेस होने से इसमें फ्लक्स चेंजेस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फैराडेज लॉ लगा सकते हैं, है ना। तो पहले में जो प्राइमरी कॉइल के लिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस जो ईएमएफ होता है, मतलब जो वोल्टेज होगा, तो इसमें वोल्टेज कितना है प्राइमरी कॉइल में, वीपी, बोलो है। ये होता है द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का नेगेटिव साइन, मतलब माइनस नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एनपी। द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हमने लेट किया है, फाई, तो डी फाई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये प्राइमरी कॉइल में है, फॉर प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी में क्या होता है, अपने आप इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो हमने प्राइमरी में कितना अप्लाई किया था वोल्टेज, वीपी, बोलो
तो जो बीपी अप्लाई किया तो इसमें भी ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, तो वो कितना होगा, जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है तो इसमें तो वोल्टेज भी जनरेट होगा ना, इसको करंट अपोज करेगा, इसमें भी भाई चेंज होगा करंट, तो इसमें भी जो ईएमएफ जनरेट होगा क्या उसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगी? जरा सोच के बताइए भाई, इसमें आपने करंट एसी सोर्स अप्लाई किया कोई वोल्टेज का, तो आइडियल केस में हमने ये मान रहे हैं कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो जितना वोल्टेज जहाँ रहेगा उतना वोल्टेज जनरेट होगा भाई, उसको अपोज करेगा, है कि नहीं आइडियल केस में। तो जो इसमें जनरेट होगा ईएमएफ वो इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो एसी सोर्स का वोल्टेज कितना था, वीपी था, क्लियर है। और इसका वोल्टेज क्या मानेंगे, वीएस या ईएस। तो इन सेकेंडरी कॉइल, फॉर सेकेंडरी कॉइल, तो जितना फ्लक्स इससे पास कर रहा है उतना ही फ्लक्स ईच टर्न से इससे पास करेगा, है नहीं भाई, जितना फ्लक्स इससे पास कर रहा है उतना ही फ्लक्स इस टर्न से पास होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स लीकेज नहीं कर रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यानी वोल्टेज, वो वीएस कितना होगा, माइनस सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स होगा एनएस डी फाई बाई डी टी, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या है, बराबर है, क्लियर। दोनों फ्लक्स बराबर है तो क्या करेंगे, हम दोनों का डिवाइड कर देंगे आपस में, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, तो वीपी बाई वीएस इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी अपॉन माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, एन पी बाई एन एस। बोलो क्लियर हुआ। इक्वेशन हम बना देंगे इसको थर्ड। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है कॉइल में क्या है, वोल्टेज, उस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, मतलब यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ये कंक्लूजन मिल रहा है इससे, बोलो है कि नहीं है भाई। NP अपॉन VS बराबर VP बाई VS बराबर NP बाई NS, क्लियर। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स की क्या है, बराबर है। अब ज़रा ये बताओ, ये नंबर ऑफ टर्न्स NS ज़्यादा है कि NP ज़्यादा है? कहोगे बिकॉज NS इज़ ग्रेटर दैन NP। जब NS बड़ा है NP से तो VS बड़ा होगा किससे, VP से। मतलब कि जो इसमें वोल्टेज जनरेट होगा इस वाले वोल्टेज से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने से वोल्टेज क्या हो जाएगा इसमें, ज़्यादा। मतलब ये लो वोल्टेज को क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो कैसा ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप अप। इसका मतलब अगर आपको स्टेप अप बनाना है तो क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी कॉइल में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, क्लियर। और जब आपको क्या बनाना है, स्टेप डाउन, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स घटा देंगे, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। तो पहला काम करिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। तो ये था इसका वर्किंग। अब इसी बिहाफ पर हम बता सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन, मतलब ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो चेंज द पैराग्राफ और लिखिए इसमें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, दोनों लिखो, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, देखिए स्टेप अप
में क्या करेंगे, ये आपका प्राइमरी कॉइल हो गया, क्या हो गया, यहाँ ऐसे सिंबल दिखा देंगे, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, मतलब लैमिनेटेड कोर है, ये क्या है, ये कोर है ना। ये प्राइमरी कॉइल आपका है, ये क्या है आपका, हाँ प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है P, है ना। यहाँ AC इनपुट, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करेंगे हम, सेकेंडरी कॉइल दिखा देंगे ऐसे, सेकेंडरी कॉइल है ना, ऐसे AC आउटपुट। ये बन गया क्या आपका, ए स्टेप अप, क्या बन गया, हाँ ये सिंबल है स्टेप अप का। स्टेप डाउन का बनाना है बेटा, क्या करोगे, तो यहाँ टर्न्स ऐसे बढ़ा देंगे ऐसे ऐसे। ये आपका प्राइमरी कॉइल है ना, क्या है, हाँ AC इनपुट, यहाँ लैमिनेटेड कोर, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, क्या मिलेगा यहाँ पे, AC आउटपुट, AC आउटपुट बन गया सेकेंडरी कॉइल। ये क्या है आपका, कोर है, क्या है, कोर। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसे सिंबल दिखाते हैं, ठीक है ना। स्टेप अप का सिंबल ये बन गया, स्टेप डाउन का सिंबल ये बन गया। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। क्लियर, यही है वर्किंग इसका, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें, अगर ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है तो जितना पावर इनपुट में आ रहा है उतना पावर आउटपुट में भी होना चाहिए, है ना। तो पैराग्राफ चेंज कर क्या लिखेंगे, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आउटपुट पावर। इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, बोलो सही है। इनपुट पावर कैसे निकालेंगे, यूजिंग P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। तो V प्राइमरी कॉइल के क्या लिखेंगे, VP इंटू प्राइमरी कॉइल में करंट, बोलो I पे सही है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे VS इंटू IS, बोलो सही है ना। P इक्वल टू VI से इनपुट पावर कितना होगा, VP इंटू IP, और आउटपुट पावर कितना होगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल में VS इंटू IS। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं VP अपॉन VS निकाल लूँ, VP बाई VS, तो क्या मिलेगा, IS अपॉन IP, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, ये फोर्थ, बोलो फोर्थ ही बनेगा। अब ये बताओ, अगर VP बड़ा है VS से, मैं मान लेता हूँ इसके बाद, इफ VP बड़ा है VS से, तो आप क्या कहोगे, देन IS बड़ा होगा IP से। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज इन्वर्सली किसके हैं, करंट के। तो इसमें करंट ज़्यादा होगा, उसका वोल्टेज क्या होगा, कम, और इसमें करंट कम, वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा, है ना। तो अगर मैं कहूँ प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम, मतलब वीक AC होगा, ठीक है ना। और जब लो वोल्टेज रहेगा सेकेंडरी कॉइल में तो क्या होगा, उसमें AC की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा होगा, इफेक्टिव करंट मतलब RMS वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन मिला। अब इक्वेशन थर्ड जो आपने बनाया है ना,
VP बाई VS इक्वल टू NS बाई NP या VP बाई VS इक्वल टू NP बाई NS, उसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वेशन थर्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज NS बाई NP, बोलो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इक्वल टू VS बाई VP लिख सकते हो भाई, प्राइमरी वाले को नीचे कर दिया है ना, बोलो। तो जो ये आपका NS बाई NP है इसको बना दो इक्वेशन नंबर 5। इस NS बाई NP को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। NS बाई NP को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल r से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो r का फार्मूला क्या मिलेगा? NS बाई NP, और ये हो जाएगा आपका VS बाई VP, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर स्टेप अप की मैं बात करूं तो किसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, सेकेंडरी में कि प्राइमरी में? सेकेंडरी में। तो उसमें NS बड़ा होता है किससे? NP से। तो NS अपॉन NP कितना होगा? ये 1 से ज़्यादा होगा, बोलो। इसका मतलब NS बाई NP क्या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, किसके लिए? स्टेप अप के लिए, बोलो क्लियर। फॉर स्टेप डाउन की बात कर ले, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन के लिए क्या करेंगे हम? प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में क्या होगा? कम, यानी NS बाई NP। NS इज लेस देन क्या होता है? NP। तो NS बाई NP भी क्या होगा? लेस देन होगा 1 से। इसका मतलब ये R लेस होगा 1 से। स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और इक्वेशन फोर्थ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, इक्वेशन फोर्थ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसा एक्सप्रेस करेंगे हम लोग? VP बाई VS निकाले थे ना, तो VS बाई VP कितना जाएगा आपका? IP बाई IS, क्लियर है ना। तो ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ये सब क्या है? फार्मूले हैं, न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा। तो फाइनली ये सब क्या करेंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी R का फार्मूला मिला NS बाई NP इक्वल टू VS बाई VP इक्वल टू IP बाई IS, ठीक है। तो ये है आपका क्या? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैलकुलेट करने का फार्मूला, नोट कर लीजिए। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। अब ये जो कैलकुलेशन हुआ आपका, वो हमने आइडियल ट्रांसफार्मर मान करके किया है, ठीक है ना। क्या मान करके? आइडियल ट्रांसफार्मर मान करके किया है। बट आपके जो रियल लाइफ में जो ट्रांसफार्मर है वो रियल है, और रियल में कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होना फिक्स है, तय है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इफ़िशियंसी कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफार्मर की क्या कैलकुलेट करते हैं? इफ़िशियंसी। मतलब हमारा ट्रांसफार्मर कितना % इफ़िशियंट है, कितना कारगर है ना।
तो छोटी सी हेडिंग बनेगी इसमें, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसी वर्किंग का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। तो ये आप लोग वर्किंग पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर का। आगे यूजेस बहुत सारे हैं इसके, है ना। तो कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होगी। अभी हम चर्चा करेंगे कि एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ हो सकती है ना, ट्रांसफार्मर में, और क्यों ये 100% एफिशिएंट क्यों नहीं हो सकता, इस पर बात करेंगे। तो एफिशिएंसी जब निकालते हैं ट्रांसफार्मर का तो आउटपुट पावर में से डिवाइड कर देंगे, आउटपुट पावर डिवाइड कर देंगे इनपुट पावर। क्या डिवाइड कर देंगे बेटा? इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर कहाँ मिलेगा? तो डेफिनेटली सेकेंडरी कॉइल मिलेगा, है ना। तो सेकेंडरी कॉइल में पावर कैसे निकालेंगे? हाँ, इसका सिंबल होता है ईटा। तो आउटपुट पावर सेकेंडरी कॉइल इनटू करंट, है ना, IS अपॉन VP इंटू IP। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? हाँ, एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है। और VS बाई VP को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। तो यहाँ R ले लेंगे, तो R इंटू IS बाई क्या मिल जाएगा? IP मिल जाएगा, है ना। तो ये था एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ऐसे ही निकालेंगे हम पावर। तो कोई भी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। नो एनी ट्रांसफार्मर कैन बी 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट, कोई भी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो कितना एफिशिएंट अभी तक बना है? 100 से कम 98% तक एफिशिएंट अभी तक ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं। ठीक है ना। जो सबसे बढ़िया ओरिजिनल कहते हो ना जिसको, कि है ये बढ़िया वाला ट्रांसफार्मर है, अच्छी क्वालिटी का है, तो वो 98% तक क्या है, वो एफिशिएंट है बाय प्रैक्टिकली। बट रिटर्न में तो उसको 99% कहा गया है ना। लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है वो 97% से लेकर 98% तक ही पॉसिबल है। 2 से 3% एनर्जी उसमें लॉस होनी ही होनी है। ठीक है ना। तो ये था एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का तरीका। तो एनर्जी लॉस क्यों हो जाती है, हमारे जो रियल ट्रांसफार्मर है वो क्यों लॉस होती है, किन वजह से लॉस होती है ना। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, या आप हेडिंग बना करके अपने लैंग्वेज में इसे नोट कर सकते हो। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, पहला जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है ड्यू टू हीट एनर्जी बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। जो कॉइल आप यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो कॉइल आप यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ होगा, क्या होगा अपना रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस से क्या होता है, हीट एनर्जी, मतलब हीट प्रोड्यूस होता है और एनर्जी लॉस हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है। दूसरा, ड्यू टू एडी करंट, एडी करंट के कारण जो है एनर्जी लॉस होती है। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट एक ऐसा करंट है जो किसी प्लेन शीट या मतलब किसी एरिया में या किसी होल वॉल्यूम में जनरेट होती है, और इसके जनरेट होने से वो मटेरियल हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? काफ़ी हीटेड हो जाता है। और इससे हीट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
लैमिनेटेड करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखते चले जाते हैं, जिससे कि ईडी करंट अगर जनरेट भी हो तो उससे इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम उस लैमिनेटेड कोर का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वो अंदर जाते जाते जनरेट होते होते वो अपनी एनर्जी खुद ही करंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना, तो एनर्जी बहुत कम लॉस कर पाती है, लेकिन लॉस कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो एक रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न कौन बताएगा? तीसरा रीज़न क्या है इसमें? एक तो था ड्यू टू हीट एनर्जी ऑफ कॉइल, दूसरा है एडी करंट, और तीसरा आपका है हाई स्ट्रेसेस, ड्यू टू हाई स्ट्रेसेस। हाई स्ट्रेसेस क्या है? एक फेनोमेना है कि जिससे कि हमारा कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर एक बार मैग्नेटाइज होता है, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है। इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इसीलिए आपने हाई सॉफ्ट आयरन के लिए हाई स्ट्रेसेस लूप देखा होगा, कुछ ऐसा होता है। अब हार्ड आयरन के लिए कुछ ऐसा होता है। तो इसका एरिया ज़्यादा है ना, तो एनर्जी लॉस ज़्यादा है। इसका एरिया बहुत कम है तो एनर्जी लॉस बहुत कम है सॉफ्ट आयरन कोर के लिए। इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि एनर्जी लॉस कम से कम हो। ठीक है, तो हाई स्ट्रेसेस क्या है? एक फिनोमेना है जिसमें कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी एच से क्या होता है? लैग्स बिहाइंड करता है। और ग्राफ प्लॉट करने पर हमें क्या मिलता है? एक क्लोज्ड पाथ मिलता है, और इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना एनर्जी लॉस होगा, एरिया कम होगा तो कम होगा। तो ये कारण ये भी है। और कोई दो रीज़न बताइए आप बेटा। तो अगर आपसे एनर्जी लॉस पूछेगा ट्रांसफार्मर में, तो ये तीन अगर आप लिख देते हो तब भी सफिशिएंट है, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई बताइए जिससे कि हमारा एनर्जी लॉस होता है। एडी करंट हो गया, हाई स्ट्रेसेस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हो गया। एक दो रीज़न और बताइए जिससे कि हमारा एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। कोई है रीज़न आपके पास? कॉइल हो गया, कोर हो गया, ये कोर की कहानी हो गई, ईडी करंट की कहानी हो गई, और किसकी वजह से हो सकता है? सोच के बताइए। तो ये तीन आप जो है सफिशिएंट है आपके लिए। अगर एग्ज़ाम में पूछता है, दो आप लोग अपने बुक्स पढ़िएगा। ठीक है, बुक में दिया है, बहुत सारे दिए गए हैं इसमें। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट थे, इन वजह से एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, इन तीनों की वजह से। ठीक है, तो अब इसके ट्रांसफार्मर की कुछ यूजेस हैं। तो यूजेस जैसे बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई करने में बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है। तो इतना ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत है, और भी आप यूजेस अपने बुक्स पढ़िए। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। जो मेन पर्पस था ट्रांसफार्मर का, वो हमने मेन वर्किंग प्रिंसिपल और टाइप सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, इतनी बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लेंगे अच्छे से। और बुक ज़रूर रीड करिए आप सभी। ठीक है, तो इस लेक्चर के साथ, ट्रांसफार्मर के लेक्चर के साथ हमारा अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर होता है समाप्त, द एंड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट में जितने भी इससे रिलेटेड सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।